न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। बिहार में भी केजरीवाल आपका अभियान जारी, 243 विधानसभा सीटों पर पार्टी उतारेगी उम्मीदवार। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम के माता पिता ने बेटी की करतूत पर दी प्रतिक्रिया। गुज्जर आंदोलन की फिर सुलगी आग, महापंचायत के बाद टेंडरों की पटरियां उखाड़ेगी। तो खबरें विस्तार से। बिहार में भी केजरीवाल आपका अभियान जारी, 243 विधानसभा सीटों पर पार्टी उतारेगी उम्मीदवार। बिहार की सियासत हर दिन एक नया ट्विस्ट आ रहा है। चिराग पासवान द्वारा 243 सीटों पर खम ठोकने के बाद अरविंद केजरीवाल की झाड़ू भी राज्य की सभी सीटों पर दिखाई देगी। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में बिहार में भी केजरीवाल नाम का अभियान चला रही है। हालांकि यह तय हो गया है कि अरविंद केजरीवाल किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। संभावना है कि आप राज्य के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार के इस विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए और आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन दो प्रमुख सियासी फ्रंट है। इनके अलावा प्रशांत किशोर की जनसुराज, चिराग पासवान की एलजेपी के बाद आम आदमी पार्टी भी बिहार में जोर आजमाइश करना चाहती है। जबकि दिल्ली चुनाव में यूपी और बिहार के पूर्व चली वोटर साल की शुरुआत में केजरीवाल को झटका दे चुके। बढ़ती खबर की ओर। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम के माता पिता ने बेटी की करतूत पर दी प्रतिक्रिया। मेघालय की पहाड़ियों में राजा रघुवंशी की लाश मिलने के बाद भी उनकी पत्नी सोनम का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हर दिन इस रहस्यमयी केस में कोई न कोई नया पहलू सामने आ रहा था। अब मध्य प्रदेश के इंदौर से शिलांग गए कपल में सोनम यूपी के गाजीपुर में मिली है। सोनम पर पति राजा की हत्या का आरोप लगा है। वही सोनम रघुवंशी के पिता ने कहा है कि मेरी बेटी निर्दोष है, मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है, वह ऐसा नहीं कर सकती है। उनकी शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई है। राज्य सरकार शुरू से ही झूठ बोल रही है। सोनम रघुवंशी की मां संगीता रघुवंशी भी कहती है कि हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच जल्द से जल्द शुरू करे, हो सके मेरी बेटी जल्द से जल्द घर आ सके। कई दिन हो गए, क्या कहना चाहेंगे? आखिरी बार बात हुई थी आपकी कब हुई थी और क्या बात हुई थी? 23 तारीख को हुई थी और वही मैंने पूछा था, बेटी आज तेरी 11 से उपवास है, उपवास का शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा, हाँ। अच्छा मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई, ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा, हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा, हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। पुलिस जो कह रही है, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, तुम तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। पक्ष रखना जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं, पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्चे भी क्यों करवाएगी?
बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन भी लगाया सोनम को, अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन में। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे, तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है। आपकी बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुंची हुई है, वो कैसे पहुंची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुंची है, किस हालत में पहुंची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फोन लगाया, ठीक है ना, थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ, मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने, ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो आप, सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। अच्छा, हाँ, ये गारंटी के साथ है। अभी भी आप पड़े हुए हैं कि बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज का पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और थाना अंदर नहीं होगा, थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे वो लोग। आपके मुताबिक अभी भी सोनम इनोसेंट है, बेगुनाह है? बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा, हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे सही कह कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है? मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। ठीक है। वहाँ छोटे से हुई थी शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा, हाँ, अच्छा बाबूजी मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से, रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा, हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा, हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बेटी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। क्या बोली वो? गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। पुलिस जो कह रही है, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। पक्ष रखना जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप पिता आप ये बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं, पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन भी लगाया सोनम को, अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन में। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं
भोपाल से रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है। वो आपकी बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुंची हुई है, वो कैसे पहुंची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुंची है, किस हालत में पहुंची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फोन लगाया, ठीक है ना, थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ। मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मणगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने। ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो आप, सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। अच्छा, हाँ, ये गारंटी के साथ है। अभी भी आप पड़े हुए हैं कि बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज का पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और थाना अंदर नहीं होगा, थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे वो लोग। अभी भी सोनम इनोसेंट है, बेगुनाह है? बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा, हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे सही कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है? मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। ठीक है। अगली खबर, गुर्जर आंदोलन की फिर सुलगी आग। महापंचायत के बाद ट्रेन रोकी, पटरियां उखाड़ी गई। राजस्थान के भरतपुर जिले में रविवार को गुर्जर समाज की महापंचायत खत्म होने के कुछ घंटों बाद समुदाय के लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया और यात्री ट्रेन तक को रोक दिया। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने आरक्षण से संबंधित मुद्दों समेत कई मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए इस महापंचायत का आयोजन किया था। संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने महापंचायत के दौरान इन मांगों को लेकर राज्य सरकार की तरफ से एक मसौदा जवाब समुदाय के सामने पढ़ा। समुदाय की मंजूरी के साथ महापंचायत को वापस ले लिया गया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेढम ने गुर्जर नेताओं से आंदोलन से बचने की अपील करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जब सरकार बिना किसी महापंचायत और आंदोलन के बातचीत करने के लिए तैयार है तो महापंचायत क्यों करना है। अगली खबर, झूठ के आधार पर है भाजपा की नीति। पप्पू यादव। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की ओर से खास तौर पर तैयारी की गई है। मोदी सरकार 11 साल पूरे होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेकर जाएंगे। इस दौरान देश भर में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं मंगलवार से सरकार के मंत्रियों के दौरे पर शुरू होने वाले हैं और तमाम जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो वहीं इसी बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भाजपा सरकार के कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि भाजपा की नीतियां
झूठ के आधार पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 11 बार कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच मैंने सीज फायर कराया, अन्यथा परमाणु युद्ध हो जाता। इन्होंने इसका एक बार भी जवाब नहीं दिया है कि यह सही है या गलत। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही। प्रधानमंत्री ट्वीट करके अपनी नीतियों को बता रहे हैं कि कितनी सफल रहेगी। उनकी नीतियां झूठ की ताकत पे है। हम शुरू करते हैं नरेंद्र मोदी जी की। खुद अमित शाह जी जो गृह मंत्री है खुद को चाणक्य कहते हैं, उनके जुमलेबाजी से। अमेरिका के पास चिट्ठी लव लेटर लिखते हो। 11 बार ट्रंप ने कहा कि मैंने सीज फायर कराया, अन्यथा परमाणु हो जाती। एक बार भी जवाब नहीं दिया, सही और गलत। पहला जो ये मनमोहन सिंह जी को कहते थे। दूसरा ये कहते थे डॉलर मेरा और रुपया, शेयर मार्केट। भाइयों, डॉलर दुनिया में कहां है? रुपये की वैल्यू हमारी क्या है? शेयर मार्केट कहां है? तीसरा, 15 लाख रुपया मैं दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा। ब्लैक मनी स्विस बैंक में है, किसके किसके हैं? क्या हुआ? नोटबंदी क्या हुआ? जीएसटी क्या हुआ? नोटबंदी जो इनके मेजर 12 बजे रात में भगवान बनना चाहते थे, ये उस नोटबंदी के बाद भारत की इकोनॉमी का क्या हुआ? महिलाओं की इकोनॉमी का क्या हुआ? किसान कितने बर्बाद हुए? मल्टीपल मिडिल क्लास के व्यापारी कितने बर्बाद हुए? और बेनिफिट किसको मिला? बीजेपी बिजनेसमैन के पार्टनर कितने बने? तो ये बताएंगे ना जाली नोट कितना है, क्यों नोटबंदी हुई, कितने लोग मर गए, नोटबंदी का बेनिफिट क्या है, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? ये 11 साल में इनका तो ड्रीम प्रोजेक्ट था। ब्लैक मनी तो ड्रीम प्रोजेक्ट था। फार्मर्स कितने मरे ये तो बताएं। एक स्कूल खुला, वही आईटी, वही मेडिकल, वही इंजीनियरिंग, वही आईएम, वही कस्तूरबा, वही नवोदय। कोई नया नाम, कोई न्यू स्कूल, कोई नया हेल्थ सेंटर। पूरा माफियागिरी एजुकेशन और हेल्थ में, कोई काम नहीं। क्या हुआ? ना हेल्थ ना एजुकेशन, उस पर कोई चर्चा नहीं। लगभग चीजें चली गई, फिर 40% फैक्ट्रियां बंद हो गई। आप बिहार में गए, बोले द्वारकाधीश से आया हूं, यदुवंश हूं, विशेष राज दूंगा। जिस स्टेट जाते हैं कहते हैं नंबर 1 करूंगा। किसको किसको नंबर 1 करूं? जहां जाते हैं वही बात, वही राग। कैसी राजनीति? 24 घंटा आप भारत के बारे में नहीं सोचते हो, भारत के 140 करोड़ लोगों के बारे में नहीं सोचते हो। आप सारी संस्थाओं को खत्म कर दिया। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग। 5 जज ने क्या कहा था? जजेज ने आप पलायन रोक पाए? मजदूरी बढ़ा पाए? मजदूरों की कानून को तो और कमर तोड़ दिया। आप अग्निवीर का क्या किया? कभी कोई कल्पना किया था? 1.25 लाख सेना की भर्ती नहीं हुई। आप यूपीएससी बीपीएससी में क्या किया? आपने इंटरव्यू सिस्टम को रोका, इंटरव्यू सिस्टम को और लागू कर दिया। आप रिटर्न एग्जाम को और कम कर दिया, ताकि एक भी ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी का बच्चा न आ पाए। आपने तो एजुकेशन सिस्टम पर हमला बोला। आपने तो अर्जुन सिंह से और कांग्रेस से सीखा ही नहीं। आप गाली देते रहते हो नेहरू, राहुल गांधी को, इसके अलावा कोई काम ही नहीं। जितना ये नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी का नाम लेते हैं और मुसलमान का नाम लेते हैं, अब पाकिस्तान का, पाकिस्तान को तो फेंकेंगे रह जाएगा।
हमारा लड़ाई चाइना से है। हम चाइना से लड़ेंगे, हम अमेरिका से लड़ेंगे, हम रूस से लड़ेंगे। बढ़ती खबर की ओर। एक पेड़ मां के नाम 2.0 में भाग लेते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान। एक पेड़ मां के नाम 2.0 में भाग लेते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि मुझे खुशी है कि दिल्ली का हर विभाग और स्कूल एक पेड़ मां के नाम की दूसरी श्रृंखला में शामिल हो रहा है। हम हर व्यक्ति और सामाजिक संगठन से अनुरोध कर रहे हैं कि वे अपनी मां प्रकृति और पृथ्वी के नाम पर कम से कम एक पेड़ लगाए, जिससे दिल्ली को हरा भरा बनाया जा सके। हमने इस सीजन में 70 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है और ऐसा करके हम दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा है कि जहां भी केंद्र सरकार का नाम आता था, पिछली सरकार और मुख्यमंत्री को हमेशा दिक्कत होती थी। शायद इसीलिए उन्होंने आयुष्मान योजना, वय बंधन योजना, आरोग्य मंदिर, पीएम आवास योजना और एक पेड़ मां के नाम को कभी स्वीकार नहीं किया है। इसमें क्या दर्द था? एक पेड़ प्रकृति, हमारी मां, हमारी मातृभूमि के नाम पर यह सिर्फ एक सामाजिक अभियान है। जहां प्रधानमंत्री जी का नाम आ जाता था, केंद्र सरकार का नाम आ जाता था, उन योजनाओं को लेने में पिछली सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को दिक्कत रहती थी। शायद इसी कारण उन्होंने न आयुष्मान योजना को अपनाया, न वय बंधन योजना को अपनाया, न आरोग्य मंदिरों को अपनाया, न पीएम आवास योजना को अपनाया और एक पेड़ मां के नाम इसको भी नहीं अपनाया। कितनी तकलीफ की बात है। इसमें क्या था? एक पेड़ मां के नाम, मातृभूमि के नाम, प्रकृति मां के नाम, देश के नाम, अपनी मां के नाम, ये तो एक सामाजिक ड्राइव थी। उसे भी अपनाने में पिछली सरकार को तकलीफ थी। वो कुछ भी कर सकते थे, परंतु अच्छा काम उन्हें भाता नहीं था। मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने आज कई आयोजन रखा, जिसके माध्यम से अब दिल्ली में न केवल हर स्कूल में, हर व्यक्ति, हर विभाग, हमारे सारे डीएम ऑफिसेस, हर व्यक्ति अब इस ड्राइव में लगेगा कि दिल्ली में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, जिसका हमने टारगेट 70 लाख पेड़ों का लिया है। ये 70 लाख पेड़ दिल्ली में सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, प्राइवेट सरकारी, हमारी अनेकों संस्थाएं जो धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो सरकारी महकमे, हर व्यक्ति अपने अपने स्थान पे जहां वो पेड़ लगा सकता है उसे लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष इस अभियान की शुरुआत की थी, तो भी हमने दिल्ली में पेड़ लगाए थे, परंतु कार्यकर्ता के नाते, संस्थाओं ने, सामाजिक संस्थाओं के नाते, परंतु पिछली सरकार ने दिल्ली सरकार के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कभी इस प्रोजेक्ट को उठाया नहीं, जबकि ये दिल्ली के वातावरण के लिए, प्रकृति माँ के लिए, धरती माँ के लिए एक अनिवार्य कार्य है। तब भी ये काम होना चाहिए था। मुझे खुशी है कि ये एक पेड़ माँ के नाम जो सेकंड सीरीज शुरू हुई है, इसमें दिल्ली सरकार के माध्यम से हर एक विभाग, हर हमारा स्कूल, हर संस्थान इस पेड़ के अभियान में जुड़ेगा। हर व्यक्ति से, सामाजिक संस्थाओं से, दिल्ली के निवासियों से हमारा ये निवेदन रहेगा कि हम सब मिलकर के अपनी माँ के नाम, प्रकृति माँ के नाम, धरती माँ के नाम एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और इस दिल्ली को और हरा भरा करें। 70 लाख पेड़ लगाने का ये हमारा टारगेट है इस सीजन में, और ये पेड़ लगा के हम दिल्ली के वातावरण को बेहतर करना चाहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान को उठाई। अगली खबर, यूपी छत्रपति शिवाजी महाराज के 391वें राज्याभिषेक। छत्रपति शिवाजी महाराज के 391वें राज्याभिषेक दिवस के उपलक्ष्य में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन कहते हैं कि आज हमने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, जैसे कि काशी और मथुरा मुक्त हो, भोजशाला मुक्त हो, संभल जल्द से जल्द मुक्त हो। इसके साथ ही संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द गलत तरीके से जोड़े गए। अल्पसंख्यक आयोग, अधिनियम, अल्पसंख्यक मंत्रालय, ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। इस पर भी चर्चा हुई कि धर्मांतरण की ऐसी घटनाएं कैसे बढ़ी हैं और उन्हें कैसे रोका जाए।
हमारी मांग है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को जल्द से जल्द मुक्त कराया जाना चाहिए तथा न्यायालय में चल रहे मामले की सुनवाई तेजी से होनी चाहिए। आज इस 391 राज्य अभिषेक दिवस में शिरकत करके मुझे बहुत हर्ष और उल्लास की अनुभूति हो रही है और आज हम सारे लोगों ने मिलकर चर्चा की कि हम पूरे समाज के सामने आगे आने वाले में क्या क्या ऐसे ज्वलंत विषय हैं जिन पे हमें चिंतन और मंथन करना है। फॉर एग्जाम्पल, काशी और मथुरा मुक्त हो, भोजशाला मुक्त हो, संभल जल्द से जल्द मुक्त हो, जो न्यायालयीन संघर्ष है इसके बारे में अवगत कराया गया। साथ जो संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड गलत ढंग से जोड़ा गया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, ये सारी बातें खत्म की जाएं। किस तरह से कन्वर्जन की घटनाएं बढ़ी हुई हैं इसको रोका जाए। इन सारे विषयों पे एक वृहद चर्चा हुई और मुझे आशा है कि हम पूरे सारे लोग संगठित होके सामाजिक रूप से एक चेतना पैदा करने में सक्षम हो। माइनॉरिटी की आप विभाग ने बात की है उसे खत्म किया जाए। जी बिल्कुल, मैंने ये बात कही है कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी मंत्रालय खत्म होना चाहिए। जब संविधान सभा में चर्चा हुई थी तब भी ये बोला गया था कि जब हम सबको आर्टिकल 14 के माध्यम से समानता का अधिकार दे रहे हैं तो माइनॉरिटी का प्रोविजन नहीं रहना चाहिए। और ये कौन सी मानसिकता थी जिसके कारण आर्टिकल 29-30 जोड़ा गया। इसके माध्यम से आज हिंदू समाज ठगा हुआ, डिस्क्रिमिनेटेड महसूस कर रहा है। ये सारी बातें संवैधानिक रूप से, लीगल रूप से मैंने सबके सामने समय आ चुका है संविधान में बदलाव करने का। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि संविधान में जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उसमें बदलाव होना चाहिए और मैं उन बदलावों की बात कर रहा हूं जो संविधान में की गई। जैसे फॉर एग्जांपल, सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड संविधान में कैसे जोड़ा गया, बदलाव के माध्यम से जोड़ा गया, और अगर उसको हटाना है तो बदलाव के माध्यम से हटाना है। अगर संविधान के आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 को गलत ढंग से जोड़ा गया बिना कोई चर्चा के, संविधान की मूल मंशा के खिलाफ, तो उसको भी अगर हटाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से हटाना है। बिल्कुल, हमारी ये मांग है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि जल्द से जल्द मुक्त कराई जाए और जो न्यायालय में मामला चल रहा है उसको फास्ट ट्रैक किया जाए। हमारे पास सारे प्रूफ, फैक्ट्स, फिगर्स हैं और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये केस अपने निर्णायक मोड़ पे पहुंचे। अगली खबर, केरल एशिया और यूरोप के बीच बड़ी मात्रा में कंटेनरों के परिवहन की सुविधा के लिए विशेष रूप से डिजाइन। दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज के रूप में मान्यता प्राप्त MSC इरिना सोमवार को अदानी समूह के विंजम अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट पर पहुंचेगा और मंगलवार तक वहां खड़ा रहेगा। TEU क्षमता के आधार पर यह सबसे बड़ा जहाज है। यह यादगार आगमन पोर्ट के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जिसे 2 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। एशिया और यूरोप के बीच बड़ी मात्रा में कंटेनरों के परिवहन की सुविधा के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। MSC इरिना व्यापार मार्गों और लॉजिस्टिक क्षमता को बढ़ाने में भी काफी महत्वपूर्ण है। यह जहाज पहली बार किसी दक्षिण एशियाई पोर्ट पर आ रहा है जो अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स को हैंडल करने में विंजम की क्षमताओं को उजागर करेगा।
अगली खबर, शिवराज्याभिषेक दिवस पर सभी को मेरी शुभकामनाएं, बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिवराज्याभिषेक दिवस पर सभी को मेरी शुभकामनाएं। 351 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज सर्किट के लिए आज से शुरू हुई भारत गौरव यात्रा ट्रेन यात्रियों को अगले 5 दिनों में शिवाजी महाराज से जुड़े सभी प्रमुख स्थानों का भ्रमण कराएगी। मैं इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 352वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होने के लिए रायगढ़ किले का दौरा करने लगे हैं। इसी बीच मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर स्वप्निल डी नीला का कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज भारत गौरव ट्रेन आज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से शुरू हो रही है। अपने आप में ही गर्व की बात है। देखिए वीडियो। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज भारत गौरव ट्रेन का आज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से शुरुआत होना, प्रारंभ होना, ये अपने आप में एक गौरव की बात है। और साथ ही साथ में ये भी महत्वपूर्ण है कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का 351वां महोत्सव है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लगभग 710 यात्रियों को लेके ये भारत गौरव ट्रेन जो छत्रपति शिवाजी महाराज के विशेष कार्यों के लिए जो स्थान है वहाँ पे जाने वाली है। सभी यात्रियों को ये ट्रेन अपनी एक अलग अनुभव का और जो छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति उनकी प्रेम और उनकी भक्ति है उसको दर्शाने का मौका देती है। यह ट्रेन आज रायगढ़ के लिए जाएगी, मानगांव स्थानक पर रुकेगी। वहां के बाद में यात्री जो है वो सारे रायगढ़ के लिए जाएंगे। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 351वीं जिस दिन राज्याभिषेक उनका हुआ था वो दिन है, उसमें भी ये ट्रेन रहेगी। उसी के साथ में इसके बाद में पूना में ये ट्रेन जाएगी जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान शिवनेरी, उसी के साथ साथ में प्रतापगढ़, उसी के साथ में शिव सृष्टि का ये सारी चीज़ें भी इस ट्रेन के यात्रियों को देखने का मौका मिलेगा। इसके बाद में ये ट्रेन सातारा और फिर कोल्हापुर भी जाएगी। उन्हीं के साथ साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज के अलग अलग स्थान जैसे पन्हाड़ा किला ये भी इसमें आयोजित किया गया है। साथ ही साथ में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और साथ में कोल्हापुर की आई अंबाबाई का दर्शन करने का भाग्य भी इन सभी यात्रियों को प्राप्त होगा। ये 6 दिनों की यात्रा है। इस यात्रा के दरमियान सारे यात्रियों का ख्याल जो है वो पूरी तरह से रेलवे के माध्यम से, IRCTC के माध्यम से रखा जाएगा और सभी यात्रियों को पूरी तरह से अपनी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की तरफ का जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करने का और साथ ही में वो समय में फिर से एक बार जीवित उस समय को करने का सौभाग्य इस यात्रा के माध्यम से प्राप्त होगा। देखिए, इसमें 14 कोच की ये ट्रेन है। इस 14 कोच की ट्रेन के अंदर में सारे सेकेंड AC, थर्ड AC और साथ ही साथ में स्लीपर का अरेंजमेंट भी किया गया है। तो समाज के सभी तबकों का आयोजन करने का या उन सभी को इंक्लूड करने का प्रयास इस ट्रेन के माध्यम से किया गया है। सबसे पहले सभी को शिवराज्याभिषेक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 351 साल पहले
आज ही के दिन स्वधर्म, स्वराष्ट्र, स्वभाषा इस प्रकार की त्रिसूत्री को लेकर हिंदवी स्वराज की स्थापना छत्रपति शिवराय ने की थी। और ऐसे पवित्र दिन पर भारत सरकार के माध्यम से भारत गौरव यात्रा ट्रेन, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज सर्किट आज शुरू किया गया है। 5 दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रेरणा स्थली है, चाहे फिर वो स्वराज की राजधानी रायगढ़ हो या फिर उनकी जन्मस्थली शिवनेरी हो, ऐसे कई जगह पर हमारे प्रवासियों को लेकर जाएगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारी प्रेरणा और हमारी गौरव, ये दोनों को एक प्रकार से उजागर करने वाली, पुनर्स्थापित करने वाली और हमारी तरुणाई को प्रेरणा देने वाली इस ट्रेन को आज शुरू किया गया है। अभी अभी हमने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया है। देखिए, पहले ही विजिट में पूरी ट्रेन फुल है। 710 प्रवासी इसमें प्रवास कर रहे, 150 से ज्यादा महिलाएं हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि 80% से ज्यादा प्रवासी 40 साल के नीचे के हैं। मतलब जो तरुणाई अपना इतिहास और अपना गौरव देखना चाहती है, वो इसमें प्रवास कर रही है। देखिए, ये 11 साल विकास के 11 साल है, ये भारत गौरव के 11 साल है, ये भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले 11 साल है, ये भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाले 11 साल है, ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले 11 साल है। मैं इसके ऊपर कल विस्तार से बोलूंगा। अगली खबर, देश भर में बढ़ रहा है कोविड, 6000 से ज्यादा हुए एक्टिव केस। देश भर में एक बार फिर कोविड-19 का खतरा मंडरा रहा है। कई राज्यों में कोविड के केस की संख्या बढ़ती जा रही है। एक्टिव मामलों की संख्या सोमवार को सुबह 10 बजे तक 6491 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटों में 358 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोई नई कोविड-19 से संबंधित मौत की सूचना नहीं मिली है। कोविड का डर हर राज्य मंडरा रहा है। एक्टिव केस की बात करें तो सबसे ज्यादा केस इस समय केरल में सामने आए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक केरल में इस समय सबसे ज्यादा केस, एक्टिव केस 1957 तक पहुंच चुके। वहीं तमिलनाडु में भी कोविड से मौत दर्ज की गई है। 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई, जिनको किडनी की भी बीमारी थी। अगली खबर, वैकासी विशाखम के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु तिरुचेंदुर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर पहुंचे। वैकासी विशाखम उत्सव के दौरान तमिलनाडु के तिरुचेंदुर में सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यह उत्सव 31 मई को शुरू हुआ था और इसे वसंत उत्सव के रूप में जाना जाता है। मंदिर में भक्तों की भी भारी संख्या के कारण उत्सव के दौरान भक्तों के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की जाती हैं।
अगली खबर, राजनीति की संस्कृति बदल दी, पीएम मोदी ने नड्डा का बयान। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर बड़ा बयान दिया है। नड्डा ने कहा है कि आज हम उन 11 वर्षों की यात्रा को याद कर रहे हैं जिसने भारत को विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने जो कार्य किए हैं वे अकल्पनीय और अद्वितीय है। उन्होंने कहा है कि इन 11 वर्षों में न सिर्फ नीतिगत परिवर्तन हुए हैं बल्कि देश की राजनीति की संस्कृति भी बदल चुकी है। जेपी नड्डा ने यह भी माना है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने बड़े कार्यकाल को समेटना आसान नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है कि देश की जगह देश की जनता यह समझे कि यह नेतृत्व केवल सत्ता में रहने का नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का उदाहरण भी। बहुत चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल हमारा बड़ा स्पष्ट रहा है। अब मैं अगर बोल्ड डिसीजंस की बात करूं तो मैंने कहा कि इतने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 वर्षों के बोल्ड डिसीजंस बता देना ये मेरे लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल। देश मान चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, और वो आर्टिकल 370 धाराशाही हुआ और एब्रोगेट हुआ, वो हम सबको पता है। और आप ही सोचिए, जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को आप कहते थे महज फॉर्मेलिटी है, आप ही लोग कहते थे, सब लोग। लोकसभा में टर्नआउट 58.46% रहा और विधानसभा J&K के इलेक्शन में टर्नआउट वाज 63%। दिस इज द चेंज एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द बोल्ड डिसीजन टेकन। अगर हम उसी तरीके से बात करें एबॉलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक, सब लोग जानते हैं कि ट्रिपल तलाक मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी, लेकिन चुप बैठे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा था, लेकिन ये बोल्ड डिसीजन लेना और ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, जबकि इस्लामिक कंट्रीज में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक, मलेशिया सब डोमिनेटेड मुस्लिम देश रहे हैं और इस्लामिक देश रहे हैं, लेकिन यहां भी ट्रिपल तलाक नहीं था और हमारे यहां ट्रिपल तलाक चल रहा था। एक बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से इनैक्टमेंट ऑफ द न्यू वक्फ एक्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वी नो किस तरीके से एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी। वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। और हम सब जानते हैं कि ये सरकार पिछले 11 सालों में ट्रांसपेरेंसी की नई मिसाल पेश की है। इट्स ए ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट और ये फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट है। ये भविष्य को देख करके चलने वाली सरकार है। भविष्य को किस तरीके से हम आगे देश को ले जाना चाहते हैं, इसके बारे में सोच करके काम को करने वाली सरकार है। और इसीलिए वी टॉक अबाउट विकसित भारत, और विकसित भारत का ये अमृतकाल, और ये 10 साल 11 साल ने विकसित भारत का बेस बनाया है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इस बेस को बनाने के लिए जो भी फैसले लेने थे वो सारे फैसले लिए गए। आज के दिन मैं 2014 से पीछे जाऊं इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि दैट गवर्नमेंट बिफोर 2014 वाज फुल ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई सरकार थी, घोटालों से में संलिप्त सरकार थी, वाली सरकार थी। एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा है। द शिफ्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल कल्चर, आई टॉक अबाउट द शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिविज्म टू पॉजिटिव। आज हम मतलब मैं नहीं, भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के बारे में ये धारणा बनना, समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे और समस्याओं को सॉल्व करेंगे, ये आम व्यक्ति की धारणा बन गई है। और इसीलिए हम ये भी आविष्कार और नवाचार,
ये तीनों चीजें जुड़ी हैं। आज हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम बेस्ट प्रैक्टिसेस भी ला रहे हैं, नवाचार भी हो रहा है और इस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया है। अगर मैं मोदी जी के शब्द में बताऊं तो उन्होंने कहा है कि दिस डिकेड विल प्रूव टू बी द बेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर विकसित भारत। और इसी काम को लेकर के जो हम लोगों ने उनके नेतृत्व में जो उन्होंने नीतियां दी, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म, इसको हर पॉलिसी में हम सबको देखने को मिलता है, हर नीति में हमको देखने को मिलता है। एवरी पॉलिसी आप देखेंगे तो इट्स डिफरेंट। पुरानी पॉलिसीज में भी जो चेंजेस आई हैं वो इसलिए कि रिफॉर्म चाहिए और उसी के साथ साथ हमको ट्रांसफॉर्म करना है और इसके लिए परफॉर्म करना है। और एक बेसिक प्रिंसिपल पिछले 11 वर्षों में हम लोगों ने अडॉप्ट किया और ये मोदी जी की ही सोच रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अगली खबर, एलजी में सांबा में नटराज के अत्याधुनिक फ्लैगशिप नट्स और ड्राई फ्रूट्स प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज यहां नटराज के अत्याधुनिक फ्लैगशिप नट्स और ड्राई फ्रूट प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया है। उपराज्यपाल ने नट्स, ड्राई फ्रूट और मूल्यवर्धित उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए नई सुविधा के शुरू होने पर विकेसी नट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक गगन जैन और सभी सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि अत्याधुनिक औद्योगिक इकाई जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विकास और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाएगी और सांबा और आसपास के क्षेत्रों के लिए आर्थिक और सामाजिक प्रगति के इंजन के रूप में भी काम करेगी। सीमावर्ती क्षेत्र में अपनी तरह की पहली इकाई केंद्र शासित प्रदेश को प्रगति के शिखर पर ले जाने के हमारे संकल्प का प्रमाण है। यह इकाई पहले से ही स्थानीय नौकरियां पैदा कर रही है और स्थानीय आय को बढ़ा। दिलशाद गार्डन में लगी आग से 2 लोगों की मौत, रिक्शा और मोटरसाइकिलें जलकर खाक। दिलशाद गार्डन की कोड़ी कॉलोनी में चार्जिंग के लिए रखे 2 ई रिक्शा में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में वाहनों की भी क्षति हुई। अग्निशमन अधिकारी अरूप सिंह ने बताया है कि हमें रात 11:30 बजे सूचना मिली है कि आग दिलशाद गार्डन की कोड़ी कॉलोनी में लगी थी। हम मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है। आग बुझाने के बाद पता चला कि 2 ई रिक्शा और मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गई हैं। आग में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी। मरने वालों में एक की उम्र 24 साल और दूसरे की उम्र 60 साल है। ऐसा लगता है कि रिक्शा की चार्जिंग की वजह से आग लगी है। आगे की जांच जारी है। दिल्ली के कनॉट पैलेस से एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यहाँ उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब यहां एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट की रसोई में आग लगी, जिसकी खबर मिलते ही तुरंत दमकल विभाग की टीम पहुंच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाना शुरू किया। आग लगने से 6 कर्मचारी झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक कनॉट पैलेस स्थित बिकगने बिरयानी रेस्टोरेंट में गुरुवार सुबह आग लग गई। आग की चपेट में आने से वहां काम कर रहे 6 कर्मचारी झुलस गए। आग रेस्टोरेंट के रसोई में लगी थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने घायल सभी कर्मचारियों को बाहर निकालकर पास के अस्पताल में भर्ती कराया। दमकल कर्मियों ने 6 गाड़ियों की मदद से करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि आग रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव की वजह से लगी। घायल कर्मचारियों की पहचान दीपक, पीयूष, महेंद्र, मोहम्मद आलम, शेरुद्दीन और जनक के रूप में हुई है। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। आग के दरमियान का एक वीडियो भी सामने आया है। सबसे पहले आप आग का ये पूरा वीडियो देखिए। आपको बता दें कि दिल्ली के कनॉट पैलेस में एक रेस्टोरेंट की रसोई में आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने के लिए 6 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाने का काम शुरू किया। बताया जा रहा है कि आग एलपीजी सिलेंडर में लीकेज की वजह से लगी है। आपको बता दें कि दिल्ली के कनॉट पैलेस में रेस्टोरेंट की रसोई में आग लग गई, जिसमें 6 कर्मचारी झुलस गए हैं। दमकल 11-32-33 की कॉल है और ये कोडी कॉलोनी दिलशाद गार्डन मकान में आग की कॉल मिली थी हमारे को। और सीन पे आए तो यहाँ ज़्यादा आग थी और हमने लाइन लगाई और तुरंत आग बुझाना शुरू किया। आग बुझाने के बाद देखा तो इसके अंदर 2 रिक्शा
2 रिक्शा, 1 मोटरसाइकिल और 2 ब्राउन डेड बॉडी है। भाई छोटे भाई दोनों को कुछ नाम पता लगे? हाँ, नाम तो पता लगा है, ठीक है, नाम बता दूंगा मैं। बुजुर्ग थे, ये जवान थे? एक बुजुर्ग है, एक जवान है, एक 24 साल का, एक 60 साल का। 2 ई रिक्शा है, ठीक है, 1 मोटरसाइकिल है। आग लगने के कुछ कारण पता लगा? वही चार्जिंग करते होंगे, उसी से हुई है, वैसे तो और कोई पता नहीं, बाकी तो सर्च का विषय है। अगली खबर, महाराष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के 11 साल। नागपुर महाराष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के 11 साल पूरे होने पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने कहा है कि उन्हें देश के सामने पिछले 11 सालों में किए गए कामों का लेखा जोखा रखना चाहिए। उन्हें बेवजह की बातें नहीं करनी चाहिए और तथ्यों पर बात करनी चाहिए। 2014 में मानव विकास सूचकांक क्या था और अब क्या है? उस समय जीडीपी विकास दर क्या थी, आज कितनी है? अगर वह ये सब बातें बताएंगे तो शोर मचाने का कोई मतलब नहीं होगा, नहीं तो यह विफलताओं से भरा है और यह कार्यकाल देश को पीछे ले जाएगा। 11 साल में जो उन्होंने कार्य किया उसका लेखा जोखा देश के सामने रखना चाहिए और लेखा जोखा जब रखेंगे तब हवाई बातें ना करे, तो तथ्य के साथ बातें करे। कि जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय जो पैमाने हैं, जो लोकमान्य है और तांत्रिकता के साथ उस पर ही पूरे वर्ल्ड का कारोबार चलता है, जिसके वर्ल्ड बैंक हो, यूनिसेफ हो, यूनेस्को हो और तमाम जो संगठना चलती है, तो वही मापदंड के साथ वो अपना चिट्ठा खोले। 2014 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना था भारत का, आज कितना है, उस वक्त जीडीपी का जो ग्रोथ रेट जो था वो क्या था, आज कितना है, हंगर जो इंडेक्स है उसकी क्या स्थिति है, हैप्पीनेस इंडेक्स की क्या स्थिति है, ड्रॉप आउट स्टूडेंट की संख्या कितनी है, सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे जाते हैं, किसान की आय में कितना बढ़ोतरी हुई है, जीएसटी के कारण कितना अतिरिक्त जो भार है वो किसान पे पड़ा है, ये सारा वो रखे। और उसके साथ साथ 14 साल पहले उन्होंने जो वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का उनका वादा था, उसका क्या हुआ? उस हिसाब से अभी तक यदि हम 11 साल का हिसाब लगाए तो 22 करोड़ नौकरियां कहाँ जनरेट हुई, ये वो बताएं। 100 जो शहर है उसको स्मार्ट बनाने की उन्होंने बात कही थी, वो सौगात दी थी। वो 100 कौन से जिले गांव है, शहर है कि जिसको उन्होंने स्मार्ट बना दिया है, वो बताएं। उसके बाद में कितने लोगों के खाते में 15 लाख रुपए डाले, ये बताएं। किसान की जो आय है उसको दुगना करने की बात है, लागत मूल्य से 1.5 गुना फसल को गारंटेड दाम देने की बात थी, उसका क्या हुआ? स्वामीनाथन आयोग जो लागू करने की बात थी वो कहां तक गई? पेट्रोल 35 रुपए किलो लीटर मिलने वाला था, उसका क्या हुआ? डीजल 25 रुपए लीटर मिलने वाला था, उसका क्या हुआ? सिलेंडर जो है वो 100 रुपए में मिलने वाला था, उसका क्या हुआ? ये तमाम बातें भी वो उसके साथ बताए तो उनकी डंडोरा पीटने का कोई मतलब रहेगा। अन्यथा ये विफलता से परिपूर्ण और देश को पीछे लेके जाने वाला एक कार्यकाल, ये जो तथ्य है उस जनता के सामने आज आ जाएगा। अब वक्त हो चला देश को ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। अब तक लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।